मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। योगेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं, सदस्य हैं स्वराज इंडिया। निखिल डे भी जुड़ने वाले, सह संयोजक हैं एनसीपीआरआई के। और साथ ही रजत सेठी अर्थशास्त्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी जुड़ने के लिए। मैं पहले आपसे आंकलन चाहूंगी आपसे, खास तौर से हमारे किसान वर्ग का। 2022 में किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की गई थी। बहरहाल हम उससे कुछ कदम पीछे हो सकते हैं, लेकिन इस बजट में जो कदम उठाए गए हैं उनको आप कितना मजबूत मान रहे हैं? निधि जी, इस बजट से 3 अपेक्षाएं थी। ये पहला बजट था जो कि किसान आंदोलन के बाद था, तो उम्मीद थी कि किसान को इंसाफ मिलेगा, उसको जो हक अर्थव्यवस्था में होना चाहिए वो मिलेगा। दूसरी अपेक्षा ये थी कि ये बजट था जबकि 2 साल अर्थव्यवस्था की हालत डामाडोल रही है, किसान ने इसको संभाल के रखा है तो किसान को इनाम मिलेगा। तीसरी अपेक्षा थी कि और कुछ नहीं तो किसान को ईमान मिलेगा, ईमानदारी से बताया जाएगा, क्योंकि ये वो बजट था जबकि 2022 की जिसके ढिंढोरा पिछले 6 साल से पीटा जा रहा है, दुगनी होने वाली है, डबल होने वाली है, डबल होने वाली है, वो डबल डबल का डमरू 2022 में पूरा होना था ना, तो उसका हमें तथ्य मिलने वाला था। ये तीनों ही चीज आप नहीं मिली। आप ये देखिए, पिछले 5 साल से हर बार वित्त मंत्री का भाषण में डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम कहा जाता है, और जिस साल वो पूरा होना था यानी कि 2022, तब वित्त मंत्री एक शब्द नहीं बोलती, ये डबलिंग ऑफ इनकम उनके मुंह से ही निकल जाता है। आपको ये भी नहीं बताया जाता कि डबल से हम कितना पहुंचे। आपने बड़ी उदारता से कह दिया हो सकता है हम थोड़ा सा पीछे रह गए हो। निधि जी, मैं आपको आंकड़े बता देता हूं, सरकारी आंकड़े हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इसे चैलेंज करना चाहे तो मैं उससे बात करने को तैयार हूं। सरकार ने खुद कहा था, सरकार की डबलिंग ऑफ फार्मर्स कमेटी ने कहा था कि 2016 में किसान की मासिक आय 8,058 रुपए थी। उसी कमेटी ने खुद कहा था कि अगर डबल करना है तो 2022 में उसे हमें 21,146 रुपए पे ले जाना होगा। 8,000 थी, 21,000 करना था। कहां पहुंचे? सरकार का इकोनॉमिक सर्वे कल हमें याद दिलाता है, एनएसएस सर्वे के माध्यम से, कि 2-3 साल पहले तक हम पहुंचे थे 10,200 रुपए पे, और उसके बाद कहां तक पहुंचे होंगे वो सरकार की अगर मान ले कि जो 3-3.5% वो बता रहे हैं, उसके हिसाब से हम 11,000 11,500 पे पहुंचे हैं। तो निधि जी, पहुंचना था 8,000 से 21,000, पहुंचे हैं 11,000, इसलिए उसका जिक्र भी नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने कहा था कि किसान को इंसाफ मिले, उसका जो हक है वो मिले, वो मिलने की बजाय घट गया। कुल एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज को बजट का जितना हिस्सा मिलता था पिछले साल 4.26% मिला था, 4.25%। इस साल उसे घटा के 4.25% कर दिया गया है, 4.84% उसको कर दिया गया है। रूरल डेवलपमेंट में पिछली बार था 3.84, माफ कीजिएगा जी। मैं ये ठीक है, आमदनी दुगनी नहीं हो पाई, ये सरकार की विफलता है, और आपने साफ कहा कि इसके बारे में कहा भी नहीं गया है। निखिल डे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन योगेंद्र जी, वित्त मंत्री की जो प्रेस वार्ता हो रही थी उसमें उन्होंने कुछ चीजें गिनाई। उनसे पूछा गया, भाई प्रधानमंत्री सम्मान किसान योजना जो है उसके तहत 6,000 रुपए जो मिलते हैं, किसान वर्ग उम्मीद कर रहा था कि इसमें कुछ इजाफा हो जाता, अगर हो जाता तो। वो उस बारे में क्या हुआ? वित्त मंत्री ने यह कहा कि भाई यूरिया की सब्सिडी हमने बढ़ा दी है, खाद की उन्होंने बात नहीं की है। मैं ये जानना चाहती हूं, क्या आय तो आपने दुगनी नहीं करी किसानों की, लेकिन किसान का जीवन यापन कुछ आसान हो, उसकी खेती, क्योंकि एमएसपी को जो लीगलाइज करने की बात थी, अब किसान वर्ग के नेता कह रहे हैं कि वो लीगलाइज करने की बात थी, उसका क्या हुआ जो एक वादा किया गया था? तो कुछ हाथ भी मजबूत करें हमारे किसानों के कि नहीं? निधि जी, एमएसपी के ऊपर ठीक है, लीगलाइज करने की हमारी मांग है, वित्त मंत्री नहीं देंगी, जाहिर है नहीं देना चाहती है, सरकार की नियत इस पे नहीं है। मगर जो वो छोटा मोटा काम कर सकती थी, यानी कि किसान को एमएसपी जितनी आज दी जा रही है उसे थोड़ा बेहतर करती, वित्त मंत्री ने लोकसभा में कह दिया, और सारे टीवी एंकर कह रहे हैं 2,37,000 करोड़ रुपए। वो क्या है 2,37,000 करोड़ रुपए? मैं तो बहुत हैरान हूं कि इस देश की वित्त मंत्री इस किस्म की बातें लोकसभा में कह देती है। ये 2,37,000 करोड़ रुपया सरकार की एजेंसियों ने किसान से उनका गेहूं और धान खरीद के उनको इतना पैसा दिया है।
वित्त मंत्री कह रही हैं कि इस पे पीठ थपथपाई जानी चाहिए। वित्त मंत्री ने इतना भी नहीं बताया कि ये पिछले साल से कम है। पिछले साल 2,48,000 करोड़ रुपए का गेहूं और धान खरीदा गया था। पिछले साल गेहूं और धान की कुल खरीद अगर आप मात्रा में देखें तो 1286 लाख टन हुई थी। इस साल 1208 रह गई है। वित्त मंत्री को तो क्षमा मांगनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। तो इंसाफ नहीं मिला, इनाम नहीं मिला, ईमान नहीं मिला। मैं तो समझता हूं कि किसानों को सजा दी गई है। इस कहीं ना कहीं सरकार की खुंदक झलक रही थी। आपने देखा होगा 90 मिनट के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने 2.5 मिनट लगाए होंगे किसान के बारे में बात करने की। कुछ कुछ बातें बोली, आगे चल दी। और जब हमने बजट के आइटम देखे, लगभग हर बड़े प्रोग्राम में अमाउंट कम किया गया है। जो फर्टिलाइजर की कुल मिला के सब्सिडी खाद की है वो कम की गई है, यूरिया की सब्सिडी कम की गई है। ये तो इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। तथ्यों के बारे में हम कैसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं? वित्त मंत्री के अपने बजट के हम आइटम देख के बात कर सकते हैं जितने भी महत्वपूर्ण। और एमएसपी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको कहूं, माननीय अरुण जेटली जी के रहते हुए इस सरकार ने एमएसपी दिलाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना घोषित की थी। आपको याद होगा 2017 में बड़े गाजे बाजे के साथ घोषित हुई थी। उसका नाम था पीएम आशा। और अरुण जेटली जी ने कहा था एमएसपी हर साल घोषित हो जाती है लेकिन लागू नहीं होती। पीएम आशा जो है ना, लागू करके दिखाए। इसके लिए दिया गया था बजट केवल 1500 करोड़। हम जैसे लोगों ने कहा खाली 1500 करोड़ से कैसे काम चलेगा, गैप तो कम से कम 50,000 करोड़ का है। बाद में निर्मला जी ने उसको 1500 से घटा के 500 किया, फिर 400 किया। और निधि जी आज पता है कितना कर दिया है? 1 करोड़। पूरे देश के किसान को एमएसपी दिलाने की रामबाण औषधि वाली स्कीम में 1 करोड़ रुपया दिया गया है। अब आप बताइए मैं इस पे कैसे ताली बजाऊं? बिल्कुल। और जो एमएसपी है हमारे किसानों की, जो गेहूं और किसान उत्पादन करते हैं, जो उनकी लागत आती है उससे भी 40% कम होती है। और जब एक्सपोर्ट हमारा किसान करता है, आंकड़े बड़े हों लेकिन वो तब भी घाटे में रहता है। हमारे साथ निखिल डेबी हैं। निखिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने भी एक लेख लिखा हुआ है, मैं उसमें आपने कई बातें लिखी अरुणा जी के साथ मिलकर। ये लेख आपका जो है, जो पिछले साल हमारा जो शिक्षा का बजट था उसमें कटौती की गई थी, हमारा स्वास्थ्य के बजट में कटौती की गई थी जब हम महामारी के दौर से गुजर रहे थे। वाकई में अचंभित करने वाली बात थी। लेकिन क्या इस साल उसकी पूर्ति की गई है? इस साल आपको लग रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हमारा जो स्कूल के जो बच्चे हैं, बड़ी शिक्षाओं के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए कुछ प्रोग्राम्स की बात की गई है आज के बजट में, कैसा आपका आंकलन है? निखिल जी, आपका ऑडियो म्यूट है। तो अब आ रही है आवाज? तो शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम देखें पिछले साल, तो पिछले साल का पूरा जो बजट कटौती भी हुई। और जो गरीब लोग हैं इस पूरे देश में, जो आम लोग हैं, जो सरकारी शिक्षा के माध्यम से जाते हैं और जिनका पूरा अगला वर्ग, एक तरीके से अगली पीढ़ी निकलने वाली है, वो उनको ऑनलाइन शिक्षा के भरोसे छोड़ दिया। इस साल थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है पिछले साल के बजट से। और यदि हम 2020-21 के बजट के तुलना करें तो लगभग वहां पहुंचा है। थोड़ा सा इन्फ्लेशन का यदि हम डालें तो देखेंगे तो लगभग उसी जगह है शिक्षा का बजट। तो शिक्षा के बजट में इन्होंने अब खूब सारे टीवी प्रोग्राम अनाउंस कर दिए हैं। बात यह है कि हमारे बच्चों की शिक्षा टीवी के माध्यम से नहीं हो सकती है, ऑनलाइन माध्यम से नहीं हो सकती है। जो हमारे अमीर घरों के बच्चे हैं वो जरूर सप्लीमेंट्री ऑनलाइन एजुकेशन ले लेंगे, घर में उनकी शिक्षा हो जाएगी। लेकिन ये सारे बच्चों को तो स्कूलों में जाके उनका शिक्षा चाहिए। तो क्या होगा शिक्षा के बजट के साथ पता नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, नरेगा, पेंशन, ये 5 चीजों पर मैं जरूर ध्यान देना चाहूंगा क्योंकि ये एक तरीके से ग्रामीण भारत की रीढ़ की हड्डी है, पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी है। नरेगा जरूर एक ग्रामीण भारत का कार्यक्रम है। हमें इसको देखना चाहिए, आंकलन करना चाहिए एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। यदि हम देखेंगे कि कितना इन्फ्लेशन हुआ है इन सालों में,
यदि हम देखेंगे 2020-21 से लेके अब तक यहां हम कहां हैं, नरेगा के बजट आज भी 73,000 करोड़ है। ये एक बहुत, ये इसने जाने बचाई, न जाने कितने लोगों के नरेगा और फूड सिक्योरिटी ने जाने बचाई। अब दो चीजें निधि जी मैं इनके बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि इसके बिना खाद्य सुरक्षा नहीं है और उस घर का चलना असंभव है। वो सारे जो करोड़ों लोग, जो लोग लॉकडाउन की वजह से सफर हुए और आज भी हम देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ते जा रहा है, तो वो लोग कहां जाएंगे? वो नरेगा में शिफ्ट होंगे थोड़े समय के लिए। और आज की तारीख में इस साल नरेगा का बजट 73,000, 1,10,000 करोड़ खर्चा हुआ, बजट का एलोकेशन हुआ 1,10,000 करोड़ 2020-21 में। 17,000 करोड़ पेंडिंग लायबिलिटीज रह गए, मतलब वो पैसे तब भी चाहिए थे और नहीं हुए। और वो 1,27,000 करोड़ से नीचे आके 73,000 करोड़ लास्ट ईयर किया, और इस साल महंगाई के बाद भी 73,000 करोड़। इसका मतलब आप कुछ कुछ चीजें समझे। नरेगा में 100 दिन का रोजगार है, वो खतरे में। नरेगा में उनकी मजदूरी कितनी मिलेगी? पिछले साल इन्होंने राजस्थान में 220 रुपए का वेज रेट था, एक साल में 1 रुपया बढ़ाया। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का 31% डीए बढ़ा है पिछले साल, 31%, और मजदूरों के लिए 1 रुपया बढ़ा। और इस साल जब 73,000 करोड़ कर रहे हैं तो वो कितना बढ़ाएंगे? फिर से नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि या तो वो दिन काटेंगे या तो वो मजदूरी नहीं देंगे। तो हम इतने कठिन दौर में, इसको कहते हैं एक तरीके से, लोग कहते हैं ये के ग्रोथ है, जो हमने कल के आर्टिकल में लिखा उसका आप देखना चाहो। एक वर्ग तो ऊपर जा रहा है, बिल्कुल ऊपर की तरफ, और एक वर्ग बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है। वही चीजें साल दर साल हर जगह से हमारे पास रिपोर्टें आ रही है पूरी दुनिया से कि हमारे माएं प्रसव के दौरान उनकी डेथ हो रही है, हमारे बच्चों का सर्वाइवल बहुत मुश्किल में है, हमारे सारे बच्चों के जो एक तरीके से न्यूट्रिशन की इतनी बड़ी कमी की परिस्थिति आ रही है, और दुनिया के आधे से ज्यादा गरीब माने जा रहे हैं, नए गरीब भारत में आधे से ज्यादा। और हम कहेंगे अपने आप को सुपर पावर है, हम क्या हमारे आंकेंगे केवल उस ग्रोथ से जो लोग और अमीर होते जा रहे हैं? और हम लोगों ने कहा ये बहुत अहम बात है जो आप कह रहे हैं योगेंद्र जी। रोजगार की मैं बात करना चाहूंगी, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में। एक लेख में ये देख रही थी कि किस तरह से हमारी जो ग्रामीण आबादी में महिलाओं का जो रोल है, मतलब उनको 28% के करीब मिल जाता है, लेकिन जिस तरह से इंडस्ट्री में, सर्विसेज में रोजगार के अवसर नहीं बढ़े, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र में उसी में ही ज्यादातर लोग खप रहे हैं, 40% से ज्यादा लोग उसमें हैं। उस लिहाज से रोजगार को देखते हुए जो हमारा बिल्कुल निचला तबका है, क्या आपको आपका सुझाव है इस पर? मैं तो सोच रहा था निधि जी, आज के इस बजट का असली फोकस रोजगार के सवाल पर ही होगा, क्योंकि यही देश की आज सबसे बड़ी चैलेंज है। और जैसा आपने इशारा किया, सर्वे दर सर्वे बार बार एविडेंस आ रहा है कि हमारे यहाँ न सिर्फ बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, न सिर्फ देश के इतिहास में बेरोजगारी आज सबसे ज्यादा है, बल्कि रोजगार पाने की इच्छा रखने वाले लोगों की संख्या भी घटती जा रही है, जिसको लेबर फोर्स बोला जाता है। हमारे यहाँ लेबर फोर्स श्रिंक कर रहा है, इसलिए नहीं कि लोग वास्तव में चाहते नहीं है, बल्कि इसलिए कि अब तमाम लोगों ने, और इसमें महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है, अब मान लिया है कि देखो मिलना तो है नहीं, अब ढूंढने का भी क्या फायदा है। लेबर फोर्स हमारे यहाँ श्रिंक कर रहा है। दुनिया में अगर आप देखें तो अमूमन जो 15 साल से 65-70 साल की उम्र होती है, जबकि लोग रोजगार मांगते हैं, उसमें 50 से 60% लोग कुछ ना कुछ काम में लगे होते हैं। हमारे यहाँ ये आबादी अब 35 से 40 के बीच में घूम रही है। क्यों? क्योंकि काफी लोगों को अब लगता है कि कई है जो रोजगार मांग रहे हैं जिनको नहीं मिल रहा है, जिसकी खबर आ जाती है, ये जो युवा जो बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं। योगेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगी।